हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो आपने देख ही लिया होगा थंबनेल पर कि जो है हम एक सीरीज़ शुरू किए हुए हैं एनसीईआरटी समरी। और इसमें हम आपके कई बुक्स हैं, 7 से 8 बुक्स का कंटेंट आपको दे रहे हैं, जिससे आपका एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती 2021 का एग्ज़ाम होना था, लेकिन कोविड की वजह से वो डिले हो गया है। तो उसकी हम बेहतर तैयारी कर रहे हैं। और इसके पहले हमने आपका जो एक पहला टॉपिक था, यानी कि जो है इतिहास जानने के स्रोत, ठीक है ना, तो वो हमने कंप्लीट कर लिया था। अब दूसरा जो है वो है पाषाणकालीन संस्कृति। टॉपिक वाइज चलेंगे और एक भी जो है टॉपिक आपका नहीं छूटेगा। तो इसके पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले ये आपको चार्ट दिख रहा है एक पाषाण काल, ठीक है ना, स्टोन एज हम जिसे कहते हैं। तो इसमें जो आपको सन वगैरह दिए गए हैं ये थोड़ी महत्वपूर्ण तिथियां होती हैं। होता क्या है कि कभी आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है जिसमें आपको मिलान करने के लिए दिया जाता है, तो थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए कि क्या था। तो देखिए, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, इन्हें हम तीन में विभक्त जो है कर देते हैं। इसके बाद देखिए क्या होता है कि जो आपका है पुरापाषाण काल, इसको भी तीन में डिवाइड करेंगे, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, तो जो पुरापाषाण काल है वो है आपका 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व। ठीक है ना, 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व। ये आपको कहीं कहीं 20 लाख ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व मिल जाता है, तो लेकिन आपको इससे घबराना नहीं है और आपके ऑप्शन के अनुसार आपको जाना चाहिए। ठीक है, मध्य पाषाण काल ये आपको मिलेगा 9000 से 4000 और नवपाषाण काल 4000 से 2500 ईसा पूर्व। ठीक है ना, ये मिलेगा आपको जो है 2500 उस ईसा पूर्व। और 2500 के बाद क्या आ जाता है आपका जो है सिंधु घाटी सभ्यता आ गई थी। तो वो हम आपका आगे टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद निम्न पुरापाषाण काल जो 26 लाख से 50,000 है और 50,000 से 40,000 तक मध्य पुरापाषाण काल, और उच्च पुरापाषाण काल 40,000 से 9,000। ठीक है, तो ये चीज़ें आप कम से कम याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक, ओके। चलिए, तो सबसे पहले वन लाइनर के फॉर्म में देखते हैं कि पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ये दिया जाता है आपका रॉबर्ट ब्रूस फुट को। ठीक है ना, ये थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन दिए जाते हैं इसमें कुछ। अगर आप मान लीजिए यही क्या है, आपको आपकी मेरिट में ऊपर लेके जाएंगे अगर ये क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल आएंगे, क्योंकि जो है एग्जाम का लेवल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। चलिए, दूसरा दिया गया है कि मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है। तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि जो प्रारंभिक काल है वो क्या कहलाता है, आपका पुरापाषाण काल कहलाता है। चलिए, प्राचीन भारत में के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी जो है किस पदार्थ का प्रयोग करते थे। तो आपको पता होगा कि सबसे पहले ना ही कोई धातु थी, ना कुछ था, लोहा वगैरह कुछ भी नहीं था। तो सबसे पहले क्या, पत्थर थे, तो पत्थर को ही वो काटते थे, पहले चौड़े चौड़े औजार बनाए। वो हम आपको आगे इमेजेस में दिखाएंगे जो आपकी यूपी बोर्ड की बुक हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पत्थर के औजार हम बनाते थे। चलिए आगे है, प्राचीन भारतीय और सबसे पहला क्या बनाया था औजार, वो बनाया था हमने कुल्हाड़ी। ठीक है ना। चलिए, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था। तो भारतवर्ष किसका था, भारतवर्ष के बारे में कहा जाता है कि ये जो है जम्बू द्वीप का जो है भाग था। भारत का एक और नाम क्या है आपका, आर्यावर्त भी हम इसे कहते हैं। चलिए, सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है। तो कहने का मतलब होमोसेपियंस का अर्थ क्या होता है, एक ज्ञानी मानव, एक बुद्धिमान मानव। ठीक है, तो इससे जो पहले यानी कि भिन्न था वो कौन सा था, तो वो उसे कहते थे हम पिथेक्रॉन्थोपस। क्या, पिथेक्रॉन्थोपस कहते थे। चलिए आगे है, भारत में जो है मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। जो कि मानव इस पृथ्वी पर था, तो इसके सर्वप्रथम साक्ष्य में मिले हैं हथनोरा जो आपका नर्मदा घाटी में स्थित है। चलिए अगला है, पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो आपको बताना है कि ये जो है आपके पुरातत्व स्थल से कहाँ से मिले हुए हैं। तो ये मिले हैं आपके कहाँ से, मेहरगढ़। ठीक है ना, कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़, जो आपका वर्तमान पाकिस्तान में ये आता है। देखिए, ये दो तीन जो टॉपिक हैं शुरुआत के आपको थोड़े लग सकते हैं, इनमें इंटरेस्ट नहीं आता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए आप आराम से पढ़िए, 2-3 बार पढ़िएगा। चलिए, जुते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातत्व स्थल से मिलता है। यानी कि खेत को जोता जाता था, फिर उसमें फसल बोई जाती थी, उसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है, ये मिलता है हमें कालीबंगा से। ठीक है ना, याद रखिएगा, कालीबंगा जो आपका राजस्थान में
ये पड़ता है। चलिए अगला है, वृद्ध पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई? तो ये की गई थी मृतकों को दफनाने के स्थान, यानी कि इतने सारे लंबे लंबे ऐसे कब्रिस्तान टाइप थे, तो ये बहुत वृद्ध पाषाण स्मारक थे, ठीक है ना। इस रूप में इन्हें देखा गया था कि लोग एक सीक्वेंस में, जैसे आप कब्रिस्तान देखते हैं ना, तो इस प्रकार से दफनाते थे। चलिए अगला है, प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये भी आपके कहाँ से हुए हैं? मेहरगढ़ से हमें मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि जब वो पहले क्या था आपका जो इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता के भी हैं, तो क्या था, भारत पाकिस्तान सब एक ही था, तो ये उस प्रकार से, लेकिन वर्तमान में सारी चीज़ें अलग हैं, इसलिए याद रखिएगा। देखिए, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, है आपका तावा। जो मनुष्य ने वो है सबसे पहले किसका प्रयोग किया था? तावे का प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन कई बार, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें ना पूछा गया हो, ठीक है, याद रखिएगा, कॉपर। चलिए, तभी तो इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। चलिए अगला है, प्रस्तर युग यानी कि स्टोन एज के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन था? यानी कहने का मतलब है कि सबसे पहले लोगों ने किस पशु को पाला था? तो वो पाला था कुत्ते को। पूछा जाता है पहला जो पालतू पशु है वो क्या था? कुत्ता, याद रखिएगा। चलिए, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? यानी कि पशुपालन कब हो रहा था? तो ये हो रहा था जो है आपका मध्य पाषाण काल में जो है पशुपालन प्रारंभ हो गया था। और बेसिकली लोग क्या पालते थे पहले? यानी कि सबको तो पाल नहीं थे, तो वो पालते थे सबसे पहले, जैसे आपके हो जाते हैं, यानी कि गाय को पाल लेते थे, और आपके जो ऊँट वगैरह थे इनको भी ये लोग पालते थे। ये चीज़ें सारी आपको याद रखनी है, आगे हम इन सबको डिस्कस करेंगे। चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करिएगा दोस्तों। चलिए अगला है, ये हो गया मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? ये मिले हैं आपके आदमगढ़ से। मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में हुई? यानी कि जो खाद्यान्न थे, खाद्यान्न जैसे आपका गेहूं हो गया, जौ हो गया, कपास हो गया, तो ये कब से हुए? नवपाषाण काल से हुए। लोग पहले तो पत्ती वगैरह खाते रहते थे, जो मिलता था वही खा लेते थे। चलिए अगला है, मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? तो वो था जौ, जिसे हम कहते हैं बार्ले, ठीक है ना। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी होती हैं सारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। तो देखिए, ये हमने देख लिया है। और ये देखिए, चालकोलिथिक युग जो है को किस नाम से जाना जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे कहते हैं ताम्र युगीन युग, यानी कि कॉपर एज कहा जाता है चालकोलिथिक युग को। चलिए आगे देखिए, ताम्र पाषाण कालीन स्थल जो है, तो सबसे पहले दिया है कोई स्थल, उसके बाद किस राज्य में ये वर्तमान में है, और इससे प्राप्त जो है साक्ष्य। प्रश्न बन जाते हैं। चलिए, इनाम गांव जो कि आपका पड़ता है महाराष्ट्र में, यहाँ से क्या मिला है? कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले, यानी कि गोलाकार जो है मकान बनाए जाते थे। चलिए अगला है दायमाबाद। दायमाबाद कहाँ पड़ता है? आपका महाराष्ट्र में, ये काफ़ी बार आया है। तो यहाँ से मिले हैं कलश सावधान या कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण मिला है। सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल वो था दायमाबाद, यानी कि यहाँ से मिला है कि कलश सावधान, यानी कि लोग मतलब सबको तो रख देते थे मकान में नीचे, ठीक है, यानी कि गाड़ देते थे, दफना देते थे, तो उसके साथ एक कलश भी रखा जाता था। चलिए आगे है जो है नवता टोली। नवता टोली आपका कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है। इसका उत्खनन जो है, इसकी खोज किसने की थी? वो थी HD सांकलिया द्वारा चित्रित काले मृतंड के रूप में मिले थे, ठीक है ना। मृतभांड बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो मिट्टी के जैसे घड़े बनाते हैं ना, तो इस प्रकार से कुछ आकृतियाँ रही होंगी। चलिए आगे है नेवासा। नेवासा भी आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, क्योंकि महाराष्ट्र काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपका। चलिए यहाँ से क्या है? पटसन का प्रथम साक्ष्य मिला है, और लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण मिले हैं, यानी कि लोग जो है बर्तनों का उपयोग भी करते थे। और ताम्रवती, ताम्रवती जो है आपका राजस्थान में पड़ता है। यहाँ से प्राप्त जो है काले मृतभांड सफ़ेद रैखिक चित्रों से सजे रहते थे, यानी कि काले मृतभांड थे, उन पर सफ़ेद जो है रंग से डिजाइन की जाती थी। इनको कुछ नहीं, बेसिकली आप एक एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि पढ़ना जरूरी है, हर एक चीज़, हमें कुछ भी चीज़ छोड़ना नहीं है। चलिए आगे दिया है, नवपाषाण काल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष जो है 1865 में सर जॉन लुब्बाक ने किया था। नवपाषाण शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम किया था सर जॉन लुब्बाक ने। चलिए देखिए, ये प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए सबसे पहले हमने आपको पहले ही बता दिया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो वो थे आपके जॉन मार्शल। किसके? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, जो आपका कब बना था? 1905 में बना था। चलिए आगे, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं? फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, तो वो कहते हैं अलेक्जेंडर
कनिंघम को, जो कि आपके लॉर्ड डलहौजी के समय नियुक्त किए गए थे। चलिए अगला है, भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? कहाँ से हुए हैं? भीमबेटका जो है मध्य प्रदेश से, भीमबेटका मध्य प्रदेश, भोपाल से जो आपका 35 किलोमीटर दूर पड़ता है, रायसेन अब्दुल्लागंज में, ठीक है, यहाँ से मिले हैं। इसकी आपसे खोज भी पूछी जा सकती है कि भीमबेटका की खोज किसने की थी, रॉक शेल्टर की, तो वो की थी डॉक्टर विष्णु श्रीधर ने, याद रखिएगा। और 2003 में क्या हुआ था, जो है आपका ये यूनेस्को में दर्ज कर लिया गया था विश्व धरोहर स्थल के रूप में। चलिए अगला है, कुंभकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए हैं? यानी कि कुंभकार जो मिट्टी के बर्तन बनते थे, तो इसके सर्वप्रथम पाषाण किससे मिले हैं, यानी कि प्रमाण जो है वो किस युग से मिले हैं? तो वो मिले हैं नियोलिथिक यानी कि नवपाषाण काल से। चलिए अगला है, पेबल उपकरण, पेबल टूल्स से होते थे जो किस काल से संबंधित हैं? तो इसका सीधा उत्तर आपको याद रखना है निम्न पुरापाषाण काल, ठीक है, निम्न पुरापाषाण काल। चलिए अगला है, ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? वो है आहार संस्कृति। चलिए और अगला जो प्रश्न है नीचे दिया गया है कि माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित हैं? तो वो हैं आपके मीजोलिथिक यानी कि माइक्रोलिथिक टूल्स यानी कि मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं, ठीक है, जो है याद रखिएगा। वो देखिए उसी में दिया है उत्तर, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातत्व स्थल से मिले हैं? तो वो मिले हैं सराय नहार राय से मिले हैं आपके हमें हड्डी निर्मित उपकरण। और दूसरा दिया है कि गौरिक मृतभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ है? वो है हस्तिनापुर से, गौरिक मृतभांड जो है हस्तिनापुर से मिले हैं, ठीक है, चीज़ें याद रखनी है। और अगला जो दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चनुदड़ो, सुतकांगेडोर, हड़प्पा और कोटदीजी जो वर्तमान पाकिस्तान में आता है इसमें स्थित हैं। तो इन सब के बारे में हम अपना नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता पर, तो उसमें ये देखेंगे। एक चीज़ समझ लीजिएगा, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। चलिए आगे देखेंगे। चलिए देखिए ये कुछ दिए गए हैं, नवपाषाण कालीन स्थल दिए गए हैं। इसमें आपका एक स्थल होता है, एक राज्य होता है, और ये सब कुछ काफ़ी अच्छा यहाँ इस बुक में डिजाइन किया गया है, तो समझिएगा। सबसे पहले बात करें बुर्जहोम की। बुर्जहोम पूछा जाए कि कहाँ पर है, ये तो आपका कश्मीर में अब वर्तमान में है। यहाँ से क्या मिला था? कब्रों में जो है मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। कई बार पूछा गया है कि किस जगह से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं, तो वो है आपका बुर्जहोम। चलिए आगे दूसरा है आपका क्या दिया है? गुप्त कराल। गुप्त कराल का मतलब क्या है कि यहाँ से जो कश्मीर में ही पड़ता है, तो कृषि व पशुपालन के साथ हमें यहाँ से मिलते हैं हड्डी निर्मित औजार मिलते हैं, जो है धूसर मृत भांडों का प्रमाण मिलता है, जैसे सिलबट्टा। सिलबट्टा क्या होता है? सिलबट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साथ, हड्डी से सुई भी बनाते थे लोग सिलबट्टा, जिसमें आज आप देखते हो अगर गांव में से बिलोंग करते होंगे तो इस पे लोग क्या करते हैं, बेसिकली चटनी वगैरह बांटते हैं, मसालों वगैरह को पीसते रहते हैं। चलिए आगे दिया है आपका, थोड़ा ये ब्लर दिख रहा होगा, एक सेकंड, चलिए ओके है। तो सबसे पहले देखेंगे अब महरगढ़। महरगढ़ आपका वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। ये कई बार पूछा गया है, महरगढ़ से लोग यूपी मतलब यानी कि इंडिया लगा देते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान में है। तो गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण हमें मिलते हैं, और कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य भी हमें महरगढ़ से मिलते हैं। अगला है महदहा। महदहा कहाँ से है? उत्तर प्रदेश। सीधा सा क्वेश्चन आता है कि महदहा का संबंध कहाँ से है, तो आपको उत्तर प्रदेश लगाना होगा। यहाँ से क्या है, गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं, और धान के अलावा जो है जौ की खेती, साथ ही पशुवाड़ा। पशुवाड़ा इंपोर्टेंट है, जहाँ यानी कि पशुओं को लोग पालते थे, रखते थे, तो उसके साथ भी हमें मिले हैं। कोल्डी हवा। कोल्डी हवा भी कहाँ है? आपका यूपी में आता है ये। तो धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य भी हमें कोल्डी हवा से मिले हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए आगे दिया गया है आपका संगनकल्लू। संगनकल्लू जो है कहाँ? कर्नाटक में है। तो यहाँ से राख के टीले प्राप्त हुए हैं, जो कि बेल्लारी। बेल्लारी कहाँ पड़ता है? आपका कर्नाटक में पड़ता है, ये कर्नाटक जिले में अवस्थित है। चलिए आगे दिया है पिकलीहल। पिकलीहल भी आपका कर्नाटक में है, जहाँ पे हमें क्या है, राख के ढेर भी मिले और निवास स्थल के साक्ष्य मिले हैं। ये थोड़ा कम इंपोर्टेंट है। अगला है चौपानी मांडो, जो कि उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियों के साथ मिले हैं, और ज्यामितीय आकृतियों के सूक्ष्म पाषाण यानी कि लोगों को जो है ज्योमेट्री का भी ज्ञान था, और हस्त निर्मित मृतभांड भी हमें मिले हैं। चलिए अगला है जो है वो है सारू तारू, जो है असम में पड़ता है। गुवाहाटी। गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ी व जो है चित्रित मृतभांड जो है प्राप्त हुए हैं। चीज़ें याद रखिएगा।
अगला जो है दो और इम्पोर्टेंट दिए गए हैं। सबसे पहला है चिरौंध। चिरौंध कहाँ पड़ता है? ये आपका बिहार में पड़ता है। यहाँ से हड्डी के उपकरण के साथ मिले हैं जो प्रायः हिरणों के सींग से बनाए जाते थे। और अगला है जो है वो दावजली। दावजली जो कि असम में पड़ता है। यहाँ से कृषि व पशुपालन के साथ हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये इतना हो गया है। बाकी आगे देखते हैं। चलिए, ये थोड़ा आपको छोटा दिख रहा होगा लेकिन हम पढ़ के बता देते हैं जिससे पूरा कवर हो जाए। तो देखिए यहाँ पर लिखा है ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग जो है मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस दिशा में, ये पूछा जाता है तो उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर मतलब रखकर दफना देते थे। चलिए अगला दिया है कि भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन से रहे हैं? तो वो रहे हैं महदहा और सराय नाहर राय। ठीक है, महदहा जो आपका पड़ता है यूपी में पड़ता है, और आपको जो है और जो सराय नाहर था वहाँ से क्या मिला था? हमें हड्डी निर्मित उपकरण मिले थे। चलिए आधुनिक मानव जो है होमो सेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका उच्च पुरा पाषाण काल में हुआ था। अगला है जो है क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? तो ये हुए थे आपके मध्य पुरा पाषाण काल में क्वार्ट्ज पत्थरों के स्थान पर जैस्पर चर्ट। चलिए अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा? तो ये देखिए दो प्रश्न बनते हैं यहाँ से। एक तो बनता है कि आग का आविष्कार कब किया? एक का जो है आग का आविष्कार कब किया? तो आविष्कार तो हो गया था कब? पुरापाषाण काल में, लेकिन उसका उपयोग नहीं समझ पाया था मनुष्य। उपयोग कब समझ पाया? वो समझ पाया उसका उपयोग जो है नवपाषाण काल में मनुष्य ने आग का जो है उपयोग सही रूप से करना सीख पाया था। जब आपको अगर नवपाषाण काल विकल्प में ना मिले तो आप कहाँ पर जा सकते हैं बताइए? बेसिकली जो है इसी पे लगाना है, नहीं जाना है हमें कहीं। और पहिया भी आपका नवपाषाण काल की एक देन थी। चलिए भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला है? तो वो मिलता है आपका शिवालिक की पहाड़ियों में मिला है। ये कुछ प्रश्न जो है हम विकल्प के हिसाब से करते हैं। चलिए भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? वो हैं आपके कृषि के प्राचीन साक्ष्य हमें महरगढ़ से मिले हैं। महरगढ़ कहाँ पड़ता है वर्तमान में? आपका पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है ना। यहाँ से क्या मिला था? हमें गेहूं की 3 और जौ की 2 किस्मों की जानकारी मिली थी। ठीक है, चलिए कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये भी हमें महरगढ़ से मिलते हैं। चलिए नीचे की लाइन भी एक पढ़ लेते हैं कि नौदा टोली नामक ताम्र पाषाणिक स्थल का उत्खनन HD सांकलिया ने किया था। नौदा टोली वर्तमान जो है MP में मध्य प्रदेश में ये पड़ता है। इसको भी हम पहले देख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए तो ये जो है आप हम पहुँच गए हैं किसका? आपका GS पॉइंटर की तरफ हम बढ़ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, ये प्रश्न हमने पहले भी कवर कर लिया। ये कौन थे? आपके जो है भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद। पुरातत्वविद क्या कहलाते हैं? हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। चलिए दूसरा दिया है कि भारतीय प्राग इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो प्राग ऐतिहासिक काल का जो है पिता किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है आपका रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है। ठीक है, दो प्रकार से ये प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अगला है कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री में पाषाण, कांस्य और लोहे का जो त्रियुगीन विभाजन किया था वो किसने किया था? वो किया था आपका थॉमसन ने। ठीक है, याद रखिएगा। पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिलते हैं हमें कहाँ से? मध्य पाषाण काल से जो है हमें पशुपालन की शुरुआत के मिलते हैं। सबसे पहला पालतू पशु क्या था? वो था कुत्ता। और हथियारों को जो आकार छोटा देना है, छोटे आकार के बनाना, वो भी मध्य पाषाण काल में लोगों ने शुरू किया था। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? वह स्थान है आपका, कौन सा स्थान है? आदमगढ़ से जब है जो है ये साक्ष्य मिले हैं। चलिए अगला दिया है आपका कि चौपानी मांडो, काकोरिया, महदहा एवं सराय नाहर स्थलों में से हड्डी के उपकरण कहाँ से मिलते हैं हमें? महदहा और सराय नाहर से मिलते हैं। ये देखिए उस बुक में भी इसका जिक्र किया गया था, लेकिन 2 बार आप पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा आपका रिवीजन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? महदहा से। और इसकी जगह आपका सराय नाहर भी आपको मिल सकता है। ठीक है, चलिए और आपका चिरौंध जो कि बिहार में पड़ता है वो भी इसका उत्तर हो सकता है। चलिए एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ मिले थे? मतलब एक कब्र थी और 3 मानव कंकाल कहाँ मिले थे? तो ये बताना, ये मिले थे आपके जो है दमदमा से। दमदमा एक जगह थी जो है, वहाँ से ये हमें मिले थे। चलिए आगे है, ये हो गया। अब है खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, वो कब हुई थी? नवपाषाण काल में मनुष्य ने जो है खाद्यान्न बनाना, तो जो आपका जौ हो गया, गेहूँ हो गया और कपास, ये सब इन्होंने करना शुरू किया था। पहिया भी बना लिया था और जो है पहली धातु की भी मनुष्य ने खोज कर ली थी, जो थी आपकी क्या? तावा। ठीक है, तावा जो है पहली धातु थी। तावे के बारे में आपको बता दें, जो तावा और आपका एक प्रश्न पूछा जाता है। चलिए उसको आगे प्रश्न है उसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए मानव ने जो है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है हमें नर्मदा घाटी से।
मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ, ये भी पढ़ चुके हैं। और भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लहुरा देव से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में कहा गया है। अगर भारतीय हटा दें तो कहाँ पहुँच जाएंगे? हम पहुँच जाएंगे मेहरगढ़, पाकिस्तान। ठीक है। पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग तथा लोह युग में से चालकोलिथ युग कहा जाता है किसको? ताम्रपाषाण युग को। ये भी हमने पढ़ लिया है। आर्मी मेहरगढ़, कोटदीजी तथा कालीबंगा में से वह पुरास्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, वो स्थान है मेहरगढ़, पाकिस्तान। चलिए अगला है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लहरादेव तत्पश्चात मेहरगढ़। ठीक है, लहरादेव तत्पश्चात मेहरगढ़। नवदा टोली का उत्खनन करवाया था किसने? एच.डी. सांकलिया ने, ये भी हमने पढ़ा है। नवदा टोली अवस्थित है मध्य प्रदेश में। मृत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी मृतक को दफनाने के स्थान के रूप, मृत पाषाण जो है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। राक का टीला, बुदलाहल, संगनकल्लू, कोल्डी हवा तथा ब्रह्मागिरी में से जिस नव पाषाण स्थल जो कि जिससे नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है वह है क्या? संगनकल्लू। ठीक है ना। भीमबेटका प्रसिद्ध है, मोस्ट इंपोर्टेंट है गुफाओं की शैल चित्र के लिए। ये जो है भीमबेटका मध्य प्रदेश भोपाल से 40 किलोमीटर दूर रायसेन अब्दुल्लागंज में ये पढ़ते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे से क्या करेंगे हम, आपको कुछ इमेजेस भी लाएंगे। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हैं जो है भीमबेटका से। अगला दिया है, चलिए, अजंता भीमबेटका वाघ तथा अमरावती में से वह स्थल जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है वो है आपका भीमबेटका। और ये कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये भीमबेटका वाला क्वेश्चन ना आता हो। भीमबेटका की गुफाएं अवस्थित हैं अब्दुल्लागंज रायसेन मध्य प्रदेश में। गैरिक मृतभांड पात्र जिसे OCP का नामकरण किया था वो था आपका हस्तिनापुर। कमेंट करके बताइए हस्तिनापुर वर्तमान में किस राज्य में आता है। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श में नीचे जो दफनाते थे वो कहाँ से? उत्तर से दक्षिण की ओर। अगला है, ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरौंद तथा मौसकी में से वह स्थल जहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के साथ मिले हैं वो है आपका बुर्जहोम। कहाँ पर पड़ता है ये? कश्मीर में जो है पड़ता है। चलिए अगली स्लाइड पर देखिएगा, बुर्जहोम जो है कोल्डी हवा, ब्रह्मागिरी एवं संगनकल्लू में से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि ये मिले हैं कहाँ से? बुर्जहोम से। ठीक है। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं वो है आपका लेखिया। ठीक ना, लेखिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास विभागों मंत्रालय में से संलग्न कार्यालय है संस्कृति और संस्कृति मंत्रालय का। ठीक है ना, यानी कि जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है वो किसके अंतर्गत आता है? आपका संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। चलिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल थे और राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है वो कहाँ पड़ता है? आपका भोपाल में पड़ता है। चलिए आगे, ये रही आपकी बुक। ये बुक कौन सी है? पार्ट 2 लेसन 2 है, कक्षा 6 की है आपकी, जिसमें ये दिया है सिलेबस के आधार पर आकेटक, संग्राहक एवं उत्पादक मानव। तो इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट है वो हम देख लेते हैं एक बार। तो जो इसका पहला पेज है इसमें कुछ नहीं है, और ये जो आप फोटो देख पा रहे होंगे ये आपने बचपन से फोटो देखी है। ठीक है ना, ये सभी लोग कहाँ जा रहे हैं ये आज तक पता नहीं चल पाया है। चलिए आगे, चलिए तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हम देख लेंगे। चलिए, पाषाण अर्थात पत्थरकाल, मानी कि पत्थरकाल अर्थात समय। मानव ने अपनी रक्षा और अपनी भूख मिटाने के लिए सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया था? पत्थर के औजारों का प्रयोग किया था। इतना आपको याद रखना है। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल हम समझ चुके हैं, और ये पाषाणकालीन संस्कृति कुछ इस तरह से दर्शाई गई थी। चलिए, पुरापाषाण काल में क्या इंपोर्टेंट है? पुरापाषाण काल में मानव पहले खुले आकाश के नीचे नदियों के किनारे या झील के पास रहता था। बेसिकली कहने का मतलब है कि सबसे पहले मनुष्य की ज़रूरत क्या थी? उसे पानी तो चाहिए है भाई, नहाना धोना है, पीना है, तो पानी की ज़रूरत तो इसलिए नदियों के किनारे बसते थे। तभी तो कहने का मतलब है कि कोई भी सभ्यता कहाँ विकसित हुई है? नदियों के किनारे विकसित हुई है। चाहे आप मिस्र की सभ्यता देख लीजिए, चाहे आप सिंधु सभ्यता देख लें। चलिए आगे, इससे उसे शिकार करने में आसानी होती थी, क्योंकि जो शिकार क्यों कर लेते? क्योंकि जो जानवर हैं वो भी पानी पीने नदियों के किनारे ही तो आएंगे, तो ढूंढना नहीं पड़ता था। वह पत्थर के औजारों से पशुओं का शिकार ये करते थे। शिकार से ही प्राप्त मांस उनका मुख्यतः भोजन था। कंदमूल तथा फल भी उनके भोजन होते थे। थोड़े समय के बाद मानव ने क्या है, गुफाओं में रहना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि जब तक घर बनाना नहीं आता था उन्हें शिकार के खोज में वह लगातार घूमते रहते थे। इस प्रकार कोई स्थायी आवास नहीं था। इसी समय उसे आग की जानकारी कहाँ हो गई? पुरापाषाण काल में हो गई। साथ ही उसने अपने जो है मृतकों को कब्र में दफनाना प्रारंभ कर दिया था। पहले तो क्या फेंक देते थे, रख देते थे कहीं, को इतना ज्ञान नहीं था ना मनुष्य को।
ठीक है। तो वो आगे जाकर क्या है, कब्र में दफनाने लगे थे। पुरापाषाण काल के आखिरी दौर में उसने जो चित्र बनाना भी सीख लिया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ओके। चलिए ये पढ़ लेते हैं। इस युग में मानव झुंड बनाकर ही शिकार करते थे, क्योंकि अकेले में क्या होता था, जानवर उनको मतलब नुकसान पहुंचा देते थे, तो ये झुंड बनाकर कार्य करते थे। कहते हैं ना कि संगठन में शक्ति है। चलिए, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में मिली कुछ गुफाओं से पता चलता है कि मानव समूह में रहते थे। चलिए आगे दिया है, इसके लिए उसने पत्थरों के औजार का निर्माण किया, यानी कि शिकार करने के लिए, और यह मानव आखेटक अवस्था थी, यानी कि जो शिकार करते थे मानव, तो उस अवस्था को क्या आखेटक अवस्था कहा जाता था। और ये है पुरापाषाण कालीन पत्थर के औजार, इतने बड़े बड़े ये औजार होते थे, इसको हाथ से पकड़ के वो ये जानवरों को मार देते थे। चलिए एक नज़र इस पर भी देख लेते हैं, कैसे जाना आग जलाना। तो आग की खोज इस युग की महान उपलब्धि थी, किसकी, पुरापाषाण काल की, ठीक है ना, याद रखिएगा। और ये देखिए मानव क्या आग जला रहा है, इसको देख ले कि क्या लिखा है, पत्थर पर प्रहार करना, इससे जल गई थी आग और जंगल में लग गई थी आग, ठीक है। और ये देखिए मध्यपाषाण कालीन कुछ औजार आपको दिखाए गए हैं, इसमें क्या है, औजार काफ़ी पतले हो गए थे। चलिए एक लाइन ये पढ़ लेते हैं, इसका इस प्रकार हुआ है अब संग्राहक बन चुका था, यानी कि जो है संग्रह कह सकते हैं कि औजारों का संग्रह करने लगा था, अपने लिए खाने वगैरह की चीज़ें भी संग्रह करने लगे थे, ठीक है ना। और मानव ने इसी समय कुत्ते को पालतू पशु बनाया, और कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु था, ये बात यहाँ पर भी बताई गई है। चलिए कैसे हुआ खेती का ज्ञान, ये भी हम पढ़ते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, वीडियो लंबा हो जाए, जिसे देखना होगा वो देखेगा, यानी कि जैसे एग्जाम निकालना होगा वो देखेगा, नहीं तो चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पुरातत्ववेत्ताओं का मत है कि अपने आप उगे हुए अनाजों को मानव ने एकत्रित करना शुरू किया। अनाज के कुछ दाने गीली मिट्टी में अथवा इधर उधर गिरे हुए इन स्थानों पर फिर से वह अनाज उगे। जब मानव ने इसे देखा तब उसे ज्ञात हुआ कि अनाज के दानों से बार बार अनाज जो है उगाया जा सकता है। यानी कि जो मनुष्य हैं वो क्या कर रहे थे, यानी कि जो है अनाज फेंक देते थे, यानी कि पेड़ों से बीज गिर गए, अब पेड़े उगाए, तो उन्होंने ये सब करना सीख लिया था। चलिए आगे दिया है कि नवपाषाण काल। पुरातत्वविदों का यह मानना है कि मानव ने जब भली भांति खेती करना प्रारंभ कर दिया तभी से नवपाषाण काल की प्रारंभ होता है। यह मानव सभ्यता के विकास का सबसे बड़ा परिवर्तन था। खेती के कारण मानव अब भोजन संग्राहक और भोजन उत्पादक बन गया था। इसमें भी देखिए काफ़ी इंपोर्टेंट बताया गया है कि जो है हत्तेदार, कुल्हाड़ी एवं हंसिया इस समय के महत्वपूर्ण औजार थे, ठीक है ना। औजारों में काफ़ी सुधार जो है होने लगा था। चलिए यहाँ पर लिखा गया है कि मानव अब जो है अपने खेतों के आसपास मिट्टी के घरों व घास फूस के छप्पर वाले घरों में रहने लगे थे, यानी कि बस्तियाँ गांव बन चुकी थीं। चलिए जब हम स्लाइड थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं तो आप थोड़ा 1 सेकंड रुक जाया करें, जिससे ये जो है साफ दिखने लगे। चलिए अब ये मिट्टी के बर्तन बनाना भी जान गए थे, बर्तनों पर नक्काशी भी जान चुके थे। इसी समय मानव ने पहिए का आविष्कार किया है, मोस्ट इंपोर्टेंट, नवपाषाण काल में। इसका प्रयोग चाक के रूप में पहले उन्होंने चाक बनाने के रूप में किया था। चलिए आगे दिया है मूंज की टोकरी व चटाइयाँ बनाना, कताई करना, जानवरों के बालों से कपड़े बनाना, सामुदायिक जीवन का विकास करना, शवों को दफनाने के ढंग से इनके धार्मिक विश्वास के विषय में जानकारी मिली, ठीक है ना। यानी कि नवपाषाण काल का मानव जो है काफ़ी समझदार हो चुका था। चलिए आगे दिया है धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ, जिसके कारण जो है इस युग को ताम्रपाषाण युग भी नवपाषाण काल को हम कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है कि तांबे व टिन को मिलाकर मिश्रित धातु जो है कांसा बनाया जाता है। किस किस को, कांसा बात करें हम, ठीक है ना। तांबे और टिन को, तांबा आपका कॉपर हो गया और टिन, ठीक है ना, ये किस अनुपात में मिलते हैं, 90 होता है आपका तांबा और 10% होता है टिन। इसको मिला के क्या बनता है आपका जो है कांसा बनता है। कांसा जिसे हम पीतल भी कह देते हैं, ठीक है ना, तांबे और टिन को मिलाकर। और एक और आपका पूछा जाता है पीतल, पीतल किसको मिलकर, पीतल जिसे हम कहते हैं ब्रास, तो वो आपका कॉपर और जिंक को मिलाकर बनता है। ये 70-30 के अनुपात में मिलाए जाते हैं, ठीक है ना, कॉपर और जिंक 70 और 30। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। वीडियो आई थिंक आपको पसंद आया होगा, काफ़ी नॉलेज मिली होगी, ठीक है ना। ये टॉपिक थोड़े लगते हैं कि समझ नहीं आते हैं, क्योंकि लोग इनको पढ़ते नहीं अच्छे से, ठीक है ना। तो आप एक बार वीडियो देखिए, नहीं समझ आए 2 बार वीडियो देखिए, वीडियो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जल्दी अगले टॉपिक में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।